सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। कल हमने इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट करा हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक। एलपीजी हमने पूरी तरीके से समझा क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों आया, कैसे आया, क्या क्या इसकी वजहें थी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म होते क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हुए, ये सब हमने देखा। वो वाला जो चैप्टर है वो कायदे से वहीं पे खत्म हो जाता है, बट उसके थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है वो बचे हुए थे, तो मैं ये वाली वीडियो में कवर करूंगा। और इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे वाला चैप्टर भी चालू करा सकूं, जो कि है हमारा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट, जो भी। अब बात करते हैं उस जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो है क्या क्या। सबसे पहला टॉपिक, ये आपके सामने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है, इट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या बेसिकली? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताती है या जो कि देखती है कि पूरे इंडिया में जो फ्लो है हमारे ट्रेड का वो स्मूथली होता रहे बिटवीन द कंट्रीज। कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कोई धांधली ना करे, है ना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे। इस चीज को देखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO करता क्या है? WTO का मेजर पर्पस है कि देश जितने भी वर्ल्ड है उसमें जितने भी देश हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, उन सारे देशों के बीच में एक लिंकेज की तरह काम करता है कि सबके बीच में जो ट्रेड है वो स्मूथली हो सके, किसी प्रकार की अनएथिकल सर्विसेज या कोई अनएथिकल चीजें कोई बड़ा देश छोटे देशों के साथ ना कर सके। ठीक है सर, किस टाइप की अनएथिकल चीज है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑफ चाइना। चाइना क्या करता है? टेक्नोलॉजी डंपिंग करता है। टेक्नोलॉजी डंपिंग मतलब वो सारी टेक्नोलॉजी जो उसके लिए आउटडेटेड है लेकिन किसी न किसी कंट्री के लिए वो अभी भी अपडेट होगी, तो उन सारी कंट्रीज में वो क्या करता है, अपनी जो टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उसको डंप कर देता है। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए किसी भी देश को। तो ये सारी चीजें रोकता है कौन? WTO। WTO बना कब था? तो WTO बना था 1995 में, ठीक है, 1995 में। उससे पहले ये गेट के नाम से जाना जाता था। गेट के कुछ जो रूल्स थे या गेट का जो काम थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव थे, तो उसके चलते 1995 में उसको चेंज किया गया और WTO बनाया गया, यूनियन नेशंस के। बट WTO रियल में बेसिकली हमारे जैसी छोटी कंट्रीज के लिए नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो आप, पॉइंट्स ऑन WTO अगर बात करें तो इंडिया शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ WTO। बहुत सारे लोग आज भी ये बोलते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को WTO का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके दो रीजन है बेसिकली। द फर्स्ट रीजन इज मेजर ट्रेड्स आर डन बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज। WTO की हेल्प से जो भी ट्रेड्स होते हैं वो मेजरली किन कंट्रीज के बीच में होते हैं? दे आर डन बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, लाइक जापान और USA और रशिया और व्हाटएवर इट मे बी, तो इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड ज्यादा कर पाता है ना कि छोटी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री, उनको तो वो देखता भी नहीं। इसलिए इंडिया को इन जैसी एजेंसीज का पार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा मेजर पर्पस, that they force developing countries to open their trade for the developed countries। वो फोर्स करता है, जैसे हमें फोर्स किया था 1991 में कि भैया आप डेवलपिंग भले ही हो लेकिन आप आपके डोर्स जो है वो हमारे लिए ओपन करो, बड़ी कंट्रीज के लिए ओपन करो। कायदे से WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट कहीं ना कहीं ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भले ही WTO हो, वर्ल्ड बैंक हो, या फिर कोई दूसरी क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक IMF है ना, ये WHO है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना इंटरनेशनल, ये बनाई जाती है सारे देशों के लिए, बट इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चलाता कौन है? US। ये मेजरली US के काम होते हैं। US बोलता है कि भैया इस कंट्री में ऐसा ऐसा कराओ, इस कंट्री में ऐसा ऐसा कराओ, खुद नहीं कर सकता ना, तो वो दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलवाता।
सॉरी, तो ये दूसरे के कंधे होते कौन है? ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो हमारे इंडिया में भी उसने यही बोला, उन्होंने हमें फोर्स किया कि आपकी कंट्री के जो गेट्स हैं वो हमारे लिए ओपन करो, यूएस वगैरह के लिए ओपन करो। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनीज आपके यहाँ आएंगी, और आपके यहाँ जब आएंगी तो क्योंकि भैया आपकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना। आज अगर फेसबुक और मेटा और व्हाटएवर जितनी भी हम लोग विदेशी कंपनियां यूज कर रहे हैं, अगर आज इंडिया यूज करना बंद कर दे तो उनका प्रॉफिट कई परसेंटेजेस से कम हो सकता है, मतलब 20% तक गिर सकता है। 20% प्रॉफिट ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टी जाइंट्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये वर्ल्ड की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी कंपनीज है। हम मतलब इतनी ताकत रखते हैं कि हम अच्छे से अच्छी कंपनीज को या अच्छी से अच्छी पूरे अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इसलिए वो चाहते भी हैं कि हमारे यहाँ पर आकर, इंडिया में आकर वो लोग ट्रेड करें। तो लोग बोलते हैं कि भैया वो फोर्स करते हैं हमारी जैसी कंट्रीज को अपने गेट्स खोलने के लिए, बट चलो ठीक है वो फोर्स तो करते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के प्रोडक्ट को वो अपने यहाँ पर नहीं बिकने देते, है ना। आपने देखा होगा ट्रम्प जो है टैरिफ लगा रहा है, अभी मेरे को टैरिफ भी पढ़ाना है क्या होते हैं, तो ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगा रहा है, 200% 300% टैरिफ लगा रहा है ना। सो ये वो इस तरीके की धांधली करते हैं, इसलिए WTO का पार्ट इंडिया को नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ आया पूरा टॉपिक? तो क्या था WTO, क्या होता है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को स्मूथली फ्लो कराने में हेल्प करती है। कब बनी? 1995 में बनी। कब? सक्सेशन ऑफ गेट के बाद, गेट के सक्सेसर के तौर पर या उसके आगे की एजेंसी के तौर पर WTO को बनाया गया। क्या पॉइंट्स हैं कि इंडिया को उसका पार्ट नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जितनी भी मेजर ट्रेड्स हैं वो किनके द्वारा करी जाती है? बड़ी कंट्रीज के द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा करी जाती है। हमारे जैसे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कोई ध्यान नहीं देता। दूसरा, ये लोग फोर्स करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो है ये फोर्स करती हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कि आप आपके गेट्स हमारे लिए ओपन करो। आप गेट्स हमारे लिए ओपन करोगे तो हमारी कंपनी आपके यहाँ तो आकर ट्रेड कर लेंगी, लेकिन आपके यहाँ की कंपनीज हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में आकर ट्रेड नहीं कर पाएंगी। इसलिए लोग बोलते हैं कि इंडिया को WTO का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये कई बार 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, ये समझ आया। अब आते हैं अपनी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई, लोगों ने उसके भी कई सारे लोगों ने अगेंस्ट में बोला, कई सारे लोगों ने फेवर में बोला। ठीक है, हर एक टॉपिक जो होता है इस वर्ल्ड में उसके कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। तो ऐसे ही हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान थे। फायदे क्या क्या थे? हमारी इंक्रीज हुई क्या? ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुई। देखो आज हम वर्ल्ड की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, कहीं ना कहीं बेस तो इस LPG ने ही देकर गया। तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारा जो ग्रोथ है उसका रेट क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है सर। राइज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स राइज होने स्टार्ट हुए। जब हमने हम दूसरी कंट्रीज के लिए अपने गेट्स ओपन किए तो उन कंट्रीज ने भी बोला कि आप आपकी कंट्री के जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पर सेल कर सकते हो, तो एक्सपोर्ट्स बढ़े। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ अगर काम करने लगी तो साथ में इन्वेस्टमेंट भी आया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़नी स्टार्ट हुई, बाहर से पैसा हमारे इंडिया में आना स्टार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट के तौर पर। एंड कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई पर भी कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल पाया। ठीक है, दीज आर द फेवर्स ऑफ LPG के ये कुछ फेवरेबल टॉपिक्स। अनफेवरेबल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लोग आए, कंपनीज आए, लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्यों? पहले हम लोग हाथ से काम करते थे, है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, फिर हमने क्या पे आ गए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर, मशीनों के द्वारा काम करने लगे, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दूसरा, नेग्लिजेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। पूरी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में, पूरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में कहीं पर भी एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं हुआ है। और इंडिया की आज भी लगभग 50 से 55% जनसंख्या जो है, 50 to 55% पॉपुलेशन काय पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो उसका भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म आना था उस समय पर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ? नेग्लेक्ट हुआ। एंड इनइफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी, जो टैक्सेशन पॉलिसी उस समय पर बनाई गई थी वो भी इनइफेक्टिव रही, कोई बहुत ज्यादा फायदा हमें उस पॉलिसी से हुआ नहीं। ब्लैक मनी तो फिर भी लोगों के पास बचा ही रहा, है ना, धांधली लोग फिर भी करते रहे। जो बड़े लोग हैं या जो बड़े उद्योगपति हैं, टैक्स तो वो वैसे भी नहीं देते थे, कहीं ना कहीं से बचा ही लेते हैं ना। टैक्स बचाने के कई सारे तरीके हैं,
यूट्यूब पे आपको कई सारे तरीके मिल जाएंगे टैक्स बचाने के, है ना। एग्रीकल्चर इनकम शो कर दो, लॉस शो कर दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी नहीं थी हमारी, सीधी बात है। So these are some of the topics which are in favor and which are in against। आप देख लो एक बार, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आते हैं कुछ में छोटे छोटे टॉपिक्स पर, क्या क्या है। सबसे पहला बायलैटरल, यूनिलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज माल बेचते या खरीदते हो, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। यूनिलैटरल ट्रेड, जब आप यहां से सिर्फ चीजें भेज रहे हो, मेरे कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, मैंने पैसा भेजा या उन्होंने मुझे पैसा भेजा, उसके बदले में मैं उनको कुछ नहीं दे रहा हूं, सिंगल वे ट्रेड हो रहा है, इट इज नोन एज यूनिलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड, जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, मैं यहां से पैसा भेज रहा हूं, वो वहां से गुड्स एंड सर्विसेज भेजना है, या मैं यहां से गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहा हूं, वो वहां से पैसा भेजना है, इट इज नोन एज बायलैटरल ट्रेड। और मल्टीलैटरल ट्रेड, जब एक ही कंट्री कई सारी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, उसको हम बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। तो यूनिलैटरल मतलब एक सिंगल तरफ फ्लो, बायलैटरल मतलब दोनों तरफ फ्लो, और मल्टीलैटरल तरफ मतलब दोनों तरफ तो फ्लो हो रहा है लेकिन कई सारी जगहों पर हो रहा है, कई सारी कंट्रीज में हो रहा है। इट इज नोन एज यूनिलैटरल, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। अब आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स मतलब रुकावटें। ट्रेड में क्या क्या रुकावटें आ सकती है, तो दो प्रकार से आ सकती है, ट्रेड टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स। टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जिसमें हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमारी कंट्रीज जो होती है वो टैक्सेस बढ़ा देती हैं कि 300% टैक्स हो गया, मतलब ये चीज जो पहले 10 की मिलती थी 300%, अब मतलब 40 रुपए की मिलेगी। तो 300% टैरिफ बढ़ा देना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो गुड्स हैं वो रिलेटिवली कॉस्टलियर हो जाएंगे, उसको बोला जाता है टैरिफ बैरियर। तो ऑफ कोर्स सी बात है, कोई नहीं खरीदेगा उसको, है ना। जैसे अभी ट्रंप ने बोला कि हम 300% टैरिफ लगा देंगे, तो जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी अब 300-400 रुपए की मिल रही है, 300% का टैरिफ लगा हुआ है, ठीक है। सो इसकी वजह से वो महंगी हो गई है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कोई नहीं खरीदेगा ना उसको, वही डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। सो इट इज नोन एज टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर किसी दूसरे प्रकार से बैरियर लगा दिया, जैसे हमने पाकिस्तान पे लगा रखा कि कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे ही नहीं, कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगा रखा, हमने स्वेच्छा अनुसार हमारी पॉलिसी ऐसी बना दी, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। पॉलिसीज ऐसी बना दी कि हम इस कंट्री के साथ किसी प्रकार का कोई ट्रेड करना ही नहीं है, ये कहलाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्सेशन या फिर मनी की वजह से पैसे में बढ़ोतरी होना, जिसकी वजह से बैरियर लगना, टैक्स बैरियर, टैरिफ बैरियर या टैक्सेशन बैरियर, टैक्स की वजह से। और नॉन टैरिफ बैरियर अदर टॉपिक्स की वजह से लगना, इट इज नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक। ऐसे ही यूनिलैटरल ट्रेड मतलब वन साइड ट्रेड, वन साइड फ्लो। बायलैटरल मतलब बोथ साइड फ्लो, और मल्टीलैटरल मतलब बोथ साइड फ्लो तो है लेकिन कई सारी कंट्रीज में, मैनी कंट्रीज में, इट इज नोन एज मल्टीलैटरल। अब आते हैं आखिरी के दो छोटे छोटे टॉपिक्स, डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। आपने ये कई बार ये टॉपिक सुने हो। डिमोनेटाइजेशन को बोला जाता है नोटबंदी। कब आया था डिमोनेटाइजेशन? आया 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि 500 और 1000 के नोट्स कल से लीगल टेंडर नहीं होंगे। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि मतलब ये जो 500 और 1000 के नोट नहीं किसी भी प्रकार से अब देश में चलेंगे नहीं। लीगल टेंडर होता क्या है? बेसिकली आप जब नोट देखोगे तो उसमें आप देखोगे हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इट इज अ लीगल टेंडर, है ना, कि वो जिसके भी हाथ में रहेगा वो उतने रुपए पे चलेगा। बट ये लीगल टेंडर नहीं बचे, मतलब ये नोट्स ही किसी काम के नहीं बचे, ठीक है। अब वो कागज से तो पड़े हुए। इसको लाने का मेजर पर्पस क्या था डिमोनेटाइजेशन को, कि जो ब्लैक मनी हमारे देशों में रोक के रखा था लोगों ने, वो बाहर आए। मनी का जो फ्लो है वो रुक गया था, वो तेजी से बढ़े। उसके अलावा अभी एक बहुत फेमस मूवी आई है धुरंधर, उसमें उन्होंने बताया था कि कई सारे नकली काउंटरफीट नोट इंडिया में आ चुके थे। उन काउंटरफीट नोट्स की वजह से डिमोनेटाइजेशन आया कि उनको हटाना था, ठीक है, नए नोट्स लेकर आना था, इस वजह से डिमोनेटाइजेशन। फिर आते हैं जीएसटी। जीएसटी क्या कब पास हुआ? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पहले के समय में हमारे पास 16-17 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते थे ना, वैट, सेस वगैरह वगैरह।
उन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स पॉलिसी लाई गई, ठीक है, उसको बोला गया जीएसटी। ये सब पे सेम लगता था। इसके कुछ स्लैब्स होते हैं 0%, 5%, 9%, 12%, 18%, 28%, है ना। अब तो हटा दिए गए, अब सिर्फ 2 या 3 ही वो बचे हुए हैं इसके, ठीक। सो ये जीएसटी लाने का मेजर पर्पस था कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है हमारा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए और एक सिंगल टैक्स पॉलिसी पूरे देश में चले। जो इंटर स्टेट ड्यूटीज लगती थी स्टेट्स के बीच में वो हटा दो, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ड्यूटीज लग रही वो हटा दो, वैट हटा दो, सेस हटा दो, सब कुछ हटा दो, सिर्फ एक टैक्स लगाओ जीएसटी। ये कब आया? अगेन मोदी जी ने लेकर आए, 29 मार्च 2017 को लाया गया, पास किया गया पार्लियामेंट में, और 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आ गया, ठीक है। इट इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। होपफुली छोटे छोटे टॉपिक्स से इनमें से कई बार सवाल बन के आ जाते हैं, आपको ये सारे टॉपिक समझ आए हो, ठीक है। अब मैं नया चैप्टर तो नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट वाली वीडियो में आ जाएगा। आज ही ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, दोनों वीडियोस आज ही अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। सो आप प्लीज सारी वीडियोस को देखें। ये आईडी की जो सीरीज चल रही है बेटा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं मुझे, है ना। कुछ अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ बुरे भी आ रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रही है ये सीरीज। तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।